सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सभी जानते हैं एनिमल हस्बेंड्री की जो है हमारी सीरीज यहाँ पर चली हुई है। इसके अंदर जो है आज हम कौन सी क्लास करने वाले हैं, क्लास नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 3 जो है मैं इस एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कंप्लीट करवा चुका हूँ। कल की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। कल के वीडियो के अंदर जो है हमने पोषण के बारे में जो है डिस्कस किया था। ठीक है, पशु पोषण के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, पशु पोषण के बारे में डिस्कस किया था, पशुओं के आहार के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और क्या किया था, खनिज लवण के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और क्या किया था, खनिज लवण के अलावा और क्या किया था भाई हमने, और चारा संरक्षण भी किया था। ठीक है, मेन चीज़ यही की थी हमने, चारा संरक्षण के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें हमने जो है कल पढ़ ली थी। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम पशु स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पशु स्वास्थ्य के बारे में आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। जैसे कि पशु स्वास्थ्य कब होगा, कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि पशु स्वस्थ है या फिर अस्वस्थ है, ये सारी डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जान लेंगे पशु के स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है एचएसएससी के द्वारा, एसएससी के रिगार्डिंग, हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग, ग्रुप डी या फिर सीईटी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो चलते हैं पशु स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, यहां पर मैंने एक टेबल बना दी है। टेबल के माध्यम से हम देखेंगे कि भाई कब हमें पता चलेगा कि पशु स्वास्थ्य है। ठीक है, किन लक्षणों से, किन सिम्टम्स से जो है हमें पता चलेगा कि पशु स्वास्थ्य है, या किन सिम्टम्स से हमें पता चलेगा कि पशु जो है अस्वस्थ है। मैंने कंप्लीट जो डिटेल थी वो टेबल के माध्यम से लिख दिया है, बिल्कुल ईजी वे में। अगर यही चीज़ मैं जो है पैराग्राफ से समझाता तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती थी, बट डोंट वरी, सारी चीज़ें मैंने है इस टेबल में लिख दिए। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, यहाँ पे स्वस्थ पशु आपको मिलेंगे और यहाँ पे जो है रोगी पशु की जो है टेबल बनाई गई है। तो स्वस्थ पशु के बारे में देख लेते हैं। स्वस्थ पशु हमेशा जो है रेवड़ में रहता है। ठीक है, और बीमार पशु जो है रेवड़ से अलग हो जाता है एवं मुरझाई सी अवस्था में जो है मिलता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया, पशु ध्वनि और गति की प्रति उचित संवेदनशील जो है दर्शाता है। मतलब जो है ध्वनि और जो गति होती है ना, उसके और जो है संवेदनशील रहता है। मतलब कि जैसे ही कोई ध्वनि वगैरह होती है तो उस समय जो है वो एक्टिव हो जाता है। मतलब कि अपनी एक्टिवनेस की जो है वो प्रमाणता देता है कि अच्छे तरीके से वो देख पा रहा है और सुन पा रहा है। और बाह्य संवेदक के प्रति पूरी तरह जो है संवेदनशील जो है नहीं रहता ये रोगी पशु। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया है, स्वस्थ पशु की बात करें तो पशु की त्वचा मुलायम होती है, चमकदार होती है, लचीली होती है एवं पिलाएबल होती है। इसकी पहचान गर्दन की चमड़ी को पकड़कर जो है की जा सकती है। गर्दन होती है ना, जो पशुओं की गर्दन, गाय भैंस की जो गर्दन होती है, वहां से पशु की जब आप चमड़ी पकड़ेंगे ना तो वो पता चल जाएगा, मुलायम होगी, चमकदार होगी। ठीक है, वहीं हम रोगी पशु की बात करें तो पशु की त्वचा सूखी होती है, मोटी होती है, कम लचीली होती है, चमकहीन होती है, वह रोंगटे खड़े रहते हैं। रोंगटे होते हैं ना, बाल से होते हैं जो वो पशुओं के, वो खड़े रहते हैं नॉर्मल। हाथ से पकड़ने पर रोए जो है हाथ पर चिपक जाते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि ये जो है पशु जो है रोगी पशु है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 पर क्या बोला गया, पशु के नथुने नम होते हैं, नासरंध्र से जो है किसी प्रकार का जो है स्राव नहीं निकलता है। वहीं मैं रोगी पशु की बात करूं तो नथुने शुष्क होते हैं, शुष्क यानी कि जो है ड्राई रहते हैं। नासरंध्र से जो है पानी जैसा गाढ़ा या फिर खून जो है निकल सकता है। ठीक है, रोगी पशु की ये सिम्टम्स हैं। वहीं मैं पॉइंट नंबर 5 की बात करूं तो आंखें चमकदार एवं सचेत होती है। मतलब चमकदार आंखें होती हैं जो स्वस्थ पशु होती है, और जो है सचेत होती हैं, इस तरह इस साइड उस साइड जो है देखती रहती है। वहीं मैं रोगी पशु की बात करूं तो आंखें कम चमक होती है एवं कुछ बीमारियों में पानी या तरल गाढ़ा पदार्थ जो है आंखों से निकलता रहता है या फिर बहता रहता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करूं तो आहार जो होता है ना, आहार, खाने वाला आहार पूरी तरह से खाता है। जो पशु होता है पूरी तरह से जो है अपना खाना फिनिश करता है, और वहीं आहार खाने में कोई रुचि नहीं लेता। आप सभी जानते हैं बीमार जो पशु होता है वो खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। सेम जो इंसानों की प्रॉब्लम्स है ना, वही जो है पशुओं की भी नॉर्मल जो प्रॉब्लम होती है। आप सभी जानते हैं यार, हम अगर स्वस्थ होंगे तो दबा के खाना खाते हैं, वहीं अगर हमारे कोई बीमार है, बुखार है, तो हम उस समय खाना नहीं खाते ना, छोड़ देते हैं, कहते हैं कि यार अच्छा नहीं लग रहा, मुंह कड़वा हो रहा है यार, मजा नहीं आ रहा। तो यही चीज सेम जो है यहाँ पर भी समझाना चाह रहा है। ठीक है, 7वें नंबर की बात करूं तो 7वें नंबर पर क्या कह रहा है, स्वस्थ पशु जो है जुगाली करता रहता है। जो पशु जुगाली करता है ना, उससे अच्छे से खाना खाने के बाद आप नॉर्मली देखना, पशु जो है जुगाली करता हुआ मिलेगा। जुगाली का क्या मतलब होता है कि वो जो है
खाना डाइजेस्ट करता है। तो स्वस्थ पशु जो है हमेशा जुगाली करेगा, और जो अस्वस्थ पशु है वो जुगाली नहीं करता है या फिर कम करता है, या फिर लार जो है उसके मुंह से गिरती रहती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 8 पॉइंट पे। ये काफ़ी सारे पॉइंट है, सारे इस टेबल से जो है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पहचानने में आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि पशु स्वस्थ है या फिर अस्वस्थ है। ठीक है, 8 पॉइंट की बात करें तो पशु ठीक तरह से गोबर करता है। गाय, ठीक है, भैंस का गोबर अपेक्षाकृत ढीला होता है एवं रंग गहरे रंग से गहरा भूरा होता है। गोबर में किसी प्रकार का बुलबुला या खून नहीं होता है, किसी प्रकार की जो है दुर्गंध नहीं आती है। ये किसकी क्वालिटी है? ये स्वस्थ पशु की क्वालिटी है। वहीं मैं अगर रोगी पशु की बात करूं तो रोगी पशु के गोबर में देखो, पशु के गोबर के रंग, मात्रो, गाढ़ापन, ये मूत्रो आएगा भैया, मात्रो नहीं आएगा, मूत्रो आएगा। ठीक है, मूत्रों में गाढ़ापन, गंध में परिवर्तन आ जाता है। गोबर सूखा या फिर पतला करता है या फिर कब्जी जो है हो जाती है। ठीक है, ये सारे रोगी पशु के सिम्टम्स हैं। वहीं मैं 9th पॉइंट की बात करूं तो पशु के पेशाब का रंग जो है हल्का पीला या फिर पानी जैसा होता है। सामान्य रूप से पेशाब करता है एवं किसी प्रकार की जो है दुर्गंध उसके जो पेशाब है वहां से नहीं आती है। वहीं मैं रोगी पशु की बात करूं तो पेशाब का जो रंग है वो गहरे पीले रंग का या फिर लाल रंग जैसा होता है। पेशाब में दुर्गंध आती है, पेशाब करने में तकलीफ होती है, पेशाब की ज़्यादा या फिर कम मात्रा में निकलता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 10 में क्या बोला गया? दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन समय रहता है। ठीक है, उत्पादन सामान्य रहता है, मतलब दुधारू पशुओं का जो दूध है ना वो सामान्य रहता है, दूध की गुणवत्ता जो है सामान्य रहती है। ये स्वस्थ पशु के सिम्टम है। वहीं मैं अस्वस्थ पशु की बात करूं तो दुग्ध उत्पादन जो है कम हो जाता है। जाहिर सी बात है यार, कोई बीमार पशु है तो वो कैसे अपना जो दूध का उत्पादन है वो जो है एक समान रख पाएगा? जाहिर सी बात है, अगर वो बीमार है तो खाना पीना नहीं खाएगा। अब खाना नहीं खाएगा तो जाहिर सी बात है दूध का उत्पादन भी जो है गिर जाएगा। ठीक है, दूध की गुणवत्ता में भी गिरावट आती है, दुग्ध पानी जैसा जो है मवाद या फिर खून आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 11 पर। श्वसन क्रिया एवं श्वसन गति सामान्य होती है। जो पशु होता है ना, जो ठीक ठाक पशु होता है उसकी श्वसन क्रिया बिल्कुल सामान्य होती है, और जो हार्ट बीट होती है वो भी बिल्कुल सामान्य होती है। वहीं रोगी पशु की बात करूँ तो श्वास लेने में इनको कठिनाइयाँ होती हैं, खांसी आती है या फिर दुर्गंध युक्त सांस जो है बाहर आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 12 पर। पॉइंट नंबर 12 में क्या बोला गया? शरीर का तापमान सामान्य रहता है। जाहिर सी बात है यार, शरीर का अगर सामान्य तापमान है तो उसको कोई बीमारी नहीं है। तापमान सामान्य से अधिक या फिर कम हो सकता है रोगी पशुओं में। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप सभी को पता भी हो गया, आई नो। बस मैं एक बार जो है जो हमारा जो विजन है ना कि भाई हमें सिलेक्शन लेना है, उसी पर्पज से ये सारी जो है डिटेल से मैं बेसिक से करवा रहा हूँ, इसीलिए ये चीज़ें आपको आगे आगे आ रही हैं। आई नो बहुत सारे बच्चों को, क्या सभी बच्चों को ये चीज़ें पता भी है, लेकिन हमारा विजन है सिलेक्शन लेना। और सिलेक्शन कैसे होगा? जब हमें हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल जीरो से और बेसिक से स्टार्ट करना होगा, तभी ये चीज़ें जो है पॉसिबल है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया? नाड़ी की गति जो है सामान्य होती है। जो नाड़ी होती है ना पशुओं की, वो भी सामान्य होती है, और रोगी पशुओं में जो है नाड़ी की गति सामान्य से अधिक या फिर कम हो जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 पर चलते हैं। पशु के उठने बैठने चलने व चरने की क्रिया सामान्य होती है, और उठने बैठने में तकलीफ होती है या फिर पशु लंगड़ाता है। पॉइंट नंबर 15 की बात करूं तो पशु की आवाज़ सामान्य रहती है, और रोगी पशु में आवाज़ में परिवर्तन जो है आ जाता है। पॉइंट नंबर 16 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 16 क्या कह रहा है? तो पॉइंट नंबर 16 कह रहा है पशु कान, पूंछ तथा सिर हिलाते रहते हैं एवं सिर ऊंचा उठाए रखते हैं। ये जो है स्वस्थ पशु की बात है भाई यहाँ पे। ठीक है, स्वस्थ पशु जो होता है वो क्या करता है? पशु जो है अपनी पूंछ बार बार हिलाता रहता है। पूंछ क्या काम आती है? जो मक्खी वगैरह मच्छर जो हटाता है ना, वो हटाने के काम आती है। कान पूंछ जो है हिलाता रहता है, सिर हिलाता रहता है। ठीक है, वहीं मैं रोगी पशु की बात करूं तो कान, पूंछ तथा सिर कम हिलाते हैं या फिर बिल्कुल नहीं हिलाते, सिर नीचे की ओर जो है झुका लेते हैं। पॉइंट नंबर 17 की बात करूं तो प्राकृतिक द्वार जैसे ज्ञानेंद्रियों से किसी प्रकार का स्राव नहीं आता है, परंतु मादा पशु के पाले में आने पर जो है स्राव आता है। ठीक है, ये हीट वाली बात है। जब पशु प्रजनन के दौरान आता है ना, उस समय की बात है, ये अलग है थोड़ा। ठीक है, वहीं मैं रोगी पशु की बात करूं तो ज्ञानेंद्रियों में मवाद जैसा जो है स्राव या फिर खून जो है आ सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 18 की बात करूं तो पॉइंट नंबर 18 लास्ट पॉइंट है, पशु के स्वभाव में सामान्य से भिन्नता नहीं होती है। और रोगी पशु की बात करूं तो पशु का स्वभाव सामान्य नहीं रहता है। ठीक है, ये 18 पॉइंट जो है मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। इन 18 पॉइंट से जो है आप जज कर सकते हैं पशु स्वस्थ है या फिर अस्वस्थ है। ठीक है, पशु स्वस्थ है या फिर अस्वस्थ है। ठीक है, ये हो गए हैं पशु के स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है,
अब हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं पीडीएफ में क्या मिलेगा। पशुओं का शारीरिक तापमान के बारे में यहाँ पे टेबल में बताया गया है कि किस पशु का जो है सामान्य तापमान कितना रहता है। ठीक है, यहाँ पे औसत तापमान लिखा गया है और यहाँ पर जो है क्रिटिकल तापमान लिखा गया है। आई होप आपको क्रिटिकल तापमान पता होगा, मतलब कि ये क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है ना, मतलब इससे जो है कम या फिर ज्यादा हो गया तो फिर जो है दिक्कत आनी हो सकती है। ठीक है, तो घोड़े की बात करें, सबसे पहले घोड़े का जो है यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। ठीक है, घोड़े का अगर औसत तापमान की बात करूं तो 38 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, ये औसत तापमान है। वहीं मैं फारेनहाइट की बात करूं तो 100.5 डिग्री जो है फारेनहाइट जो है औसत तापमान होता है घोड़े का। ठीक है, ये पूरी टेबल भाई अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है ना, ये तापमान जो है सेल्सियस में भी मैंने दे दिया है और फारेनहाइट में भी मैंने दे दिया है। कहीं से भी जो है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, सब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले भाई घोड़े का जो है बताइए औसत जो है कितने डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वहीं क्या पता आपसे जो है फारेनहाइट में पूछ ले, तो दोनों यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। वहीं मैं क्रिटिकल तापमान की बात करूँ तो क्रिटिकल तापमान जो है घोड़े का कितना होता है, 29 डिग्री सेल्सियस जो है क्रिटिकल तापमान होता है सेल्सियस में। और फारेनहाइट की बात करूँ तो 102.0 डिग्री जो है फारेनहाइट, ये क्रिटिकल तापमान है। ठीक है, ये फारेनहाइट में, सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों याद रखना भैया, अलग अलग मैंने साफ लिखे हैं यहाँ पे। गाय व भैंस दोनों की बात करूं तो गाय व भैंस का सामान्य औसत तापमान जो है सेल्सियस में कितना होता है, 38.5 होता है। फारेनहाइट की बात करूं तो 101.5 डिग्री फारेनहाइट होता है। वहीं क्रिटिकल की बात करूं तो 39.5 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल तापमान होता है। और फारेनहाइट की बात करूं तो 103.5 डिग्री फारेनहाइट जो है ये क्रिटिकल तापमान होता है। सूअर की बात करूं तो हरियाणा में सूअर सबसे ज्यादा किस जिले में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे भाई। हरियाणा में सूअरों की संख्या, ठीक है, सूअरों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है। ठीक है, किस जिले में है, ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूं किस जिले में है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अगर आपने मेरी हरियाणा जीके की सीरीज देखी होगी ना, हरियाणा जीके लास्ट 5 ईयर की, अभी हमारी चल रही है करंट में। ठीक है, लास्ट 5 ईयर की इस सीरीज के अंदर का जो है ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ये सीरीज आपको देखनी बेहद जरूरी है। हरियाणा जीके का जो है एक भी पर्सन हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी पर्सन जो है नहीं गलत करेंगे। तो अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं, पुराने स्टार्टिंग से ये हरियाणा जीके की सीरीज देख रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन बताने में आपको बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, वहीं हम बात कर लेते हैं, सूअरों की बात कर लेते हैं। तो सूअर का जो औसत तापमान सेल्सियस की बात करूं तो 39.5 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं जो है फारेनहाइट की बात करूं तो 103 डिग्री जो है फारेनहाइट औसत तापमान होता है। सूअरों की मैं क्रिटिकल तापमान की बात करूं तो 40 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल तापमान होता है। और फारेनहाइट की बात करूं तो 104 डिग्री जो है फारेनहाइट होता है। भेड़ की बात करूं तो भेड़ में कितने डिग्री औसत तापमान होता है, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट की बात करूं तो 102 डिग्री फारेनहाइट होता है। क्रिटिकल तापमान की बात करूं तो 40 डिग्री सेल्सियस होता है क्रिटिकल तापमान। वहीं फारेनहाइट की बात करूं तो 104 डिग्री फारेनहाइट होता है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस टेबल को अच्छे से देख लेना। ये 4 जो पशु यहां पर दिए गए हैं ना, और भी पशुओं का होता है, बट जो यहां पर दिया गया है ना वो आप जरूर याद रखेंगे। जो भी आगे आएगा उनको भी देखते हुए हम चलेंगे। ठीक है, आगे हम किसकी बात करेंगे, आगे हम नाड़ी गति की बात करेंगे। ठीक है, पशुओं की नाड़ी गति, किस पशु की जो है कितनी नाड़ी गति होती है। चलिए एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। गोवंशीय पशु, सबसे पहले हम देख लेते हैं गोवंशीय पशु। तो आइए देख लेते हैं गोवंशीय पशु। तो गोवंशीय जो पशु होते हैं उनकी नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है, 40 से 50 नाड़ी जो है गति प्रति मिनट होती है। ये प्रति मिनट है भाई, यहां पर याद रखना। ठीक है, महिष यहाँ पे भैंस की बात करूं तो भैंस वंशीय जो पशु होते हैं इनकी नाड़ी दर कितने प्रति मिनट होती है, 40 से 45 जो है नाड़ी प्रति मिनट होती है। वहीं मैं भेड़ की बात करूं तो भेड़ की नाड़ी कितने प्रति मिनट होती है, 70 से 80 जो है गति प्रति मिनट होती है। बकरी की बात करूं तो 70 से 80 प्रति मिनट होती है। ऊंट की बात करूं तो 28 से 32 प्रति मिनट होती है। ये डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं ये फैक्चुअल डाटा है। और ऐसे ही डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि बकरी की बताइए नाड़ी गति प्रति मिनट जो है कितनी होती है। 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए बता पाएंगे आप। डेफिनेटली मैं श्योरिटी कर सकता हूं 100 में से कोई एक बच्चा जो बता दे, तो वो भी तुक्का लगे तो कह नहीं सकता। तो ऐसे डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, बोरिंग लगेंगी लेकिन करना पड़ेगा भाई। ठीक है, घोड़े की बात कर लेते हैं। घोड़े की नाड़ी जो है कितने प्रति मिनट होती है, तो इसकी गति जो है 32 से 40, नाड़ी की गति जो होता है 32 से 40 प्रति मिनट होती है। ठीक है, सुअर की बात करूं तो 60 से 80 होती है। कुकुट यानी मुर्गी की बात करूं तो 200 से
400 होती है। और पशुओं की जाति की बात करूँ तो पशुओं की जाति की बात करूँ तो अब हम पशुओं की जाति की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आज हमारा जो है कौन सा चल रहा है, आज हमारा पशु स्वास्थ्य चल रहा है ना, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट वीक की भी आपको बता देता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, पशु स्वास्थ्य कर रहे हैं, ठीक है, पशु स्वास्थ्य कर रहे हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा बताना जरूरी है, पशु स्वास्थ्य, ठीक है, पशु स्वास्थ्य कर रहे हैं। इसके बाद हम कौन सा करेंगे, कुक्कुट पालन करेंगे, ठीक है, कुक्कुट पालन करेंगे। वो कंप्लीट करा दूंगा एक ही वीडियो में, थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन करवा देंगे, ठीक है। मुर्गी पालन जिसको बोलते हैं ना, मुर्गी पालन हम इसके अंदर ही कर लेंगे। डोंट वरी आप सभी, मैं आपकी सबके दिल की धड़कन समझ रहा हूँ, आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ। आप क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखने की कोशिश कर रहे हैं भाई भाई फटाफट तू बस ये करा दे, क्या करा दे, पशुओं के रोग करा दे, ठीक है, पशुओं के रोग करवा दे, ठीक है, और क्या करा दे, पशुओं की नस्ल करा दे भाई। अगर मैं एक दिन में ये करा भी दूं तो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा क्या, कुछ नहीं होएगा भाई। पेपर आपका ऐसा नहीं है कि कल पेपर है आपका, ठीक है, पेपर होने में अभी आपके मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 6 मंथ लगेंगे, और इससे पहले पेपर आपका हो जाए ना हरियाणा पुलिस का, तो मेरा नाम बदल देना भाई, ठीक है। 6 महीने इजीली लगेंगे, और 6 महीने का टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ। डोंट वरी, इजीली हम सारी चीज़ें करेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मेरा विजन है आपको सिलेक्शन दिलाना, चाहे कैसे भी सिलेक्शन दिलाओ। और सिलेक्शन यकीन मानिएगा शॉर्टकट कोई भी नहीं है सिलेक्शन का, आपको जो है बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से जो है आपको चीज़ें ऐसे ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब श्वसन गति प्रति मिनट भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, नाड़ी गति प्रति मिनट देखा, अब हम देख लेते हैं श्वसन गति प्रति मिनट भी देख लेते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं, गोवंशीय पशु की जो है श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है, 20 से 25 प्रति मिनट। और भैंस वंशीय पशु की बात करें तो 16 से 18 होती है। भेड़ की बात करूं तो 12 से 20 गति प्रति मिनट होती है श्वसन की, मतलब 1 मिनट में श्वास कितनी बार लेते हैं, 12 से 20 बार लेता है, समझ गए। बकरी जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है, 12 से 20 बार जो है सांस लेती है, ठीक है। 1 सेकेंड भाई, एक फोन आ रहा है, ठीक है। ऊंट की बात करूं तो ऊंट की श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है, 5 से 7, ये दोपहर में इनकी जो है तेज होती है। घोड़े की बात करूं तो घोड़े की कितनी होती है, 8 से 16 बार जो है ये श्वास लेते हैं 1 मिनट के अंदर। सुअरों की बात करूं तो ये 8 से 18 बार सांस लेते हैं। और कुक्कुट यानी मुर्गी की बात करूं तो 15 से 30 बार जो है मुर्गी 1 मिनट में सांस लेती है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, प्रति मिनट का मतलब यही है भाई, ठीक है, प्रति मिनट का कुछ बच्चे उलझ जाते हैं, तो ये प्रति मिनट का यही मतलब है, 1 मिनट में लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं मैं। क्या लिखूं, मुर्गी 1 मिनट में 15 से 30 बार जो है श्वास कैसे लिखेंगे, श्वास लेती है, ठीक है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे, सभी के बारे में ऐसा ही है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है, आगे जो है बीमारियों का वर्गीकरण दिया है, ठीक है। टेबल से हमने जान लिया है, अब हम देखते हैं बीमारियों का वर्गीकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो बीमारियों का वर्गीकरण कर लेते हैं, एक एक करके जो है इन पॉइंट्स को हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई है, आइए इसको देख लेते हैं। पशुओं में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनमें से कुछ बीमारियों को पशु के खान पान एवं अन्य बातों पर नियंत्रण करके जो है रोका जा सकता है। आप सभी जानते हैं पशुओं में विभिन्न बीमारियां जो है कुछ खाने पीने की वजह से भी कुछ बीमारियां लग जाती है, लेकिन पशुओं का अगर हम जो है खाना पीना सही से करें, उनका नियंत्रण करके रोका जा सकता है। कुछ बीमारियों को उनको जो है नियंत्रण करके रोका जा सकता है या फिर ठीक किया जा सकता है। जैसे बदहजमी होगी, ये नॉर्मली बदहजमी जो होती है किससे होती है, ये खाने से होती है। अगर पशु जो है ज़्यादा खा लेता है तो उसके बदहजमी हो सकती है, जुकाम लग सकता है, इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पशुओं में अचानक होते हैं और इनका प्रकोप भी जो है अधिक भयानक होता है, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, गलघोटू हो गया, चेचक हो गया, इत्यादि हो गया। इन रोगों में क्या होता है, इन रोगों में जो है पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ये खतरनाक रोग होते हैं भाई, ठीक है। हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम बदहजमी जैसे रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अफारा जैसे रोग को कर सकते हैं, हम जुकाम जैसे रोग को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो रोग दिए गए हैं ना, एंथ्रेक्स हो गया, 1 सेकेंड, एंथ्रेक्स हो गया, गलघोटू हो गया, चेचक हो गया, ये खतरनाक वाली बीमारी है। इनके लिए जो है परफेक्ट आपको डॉक्टर की ही नीड
पड़ेगी। अब हम चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं एक और रोग दिया है संसर्ग रोग। ठीक है, तो संसर्ग रोग के बारे में जान लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है। इन्हें छूत की बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, संसर्ग रोग को क्या बोलते हैं, छूत की बीमारी भी इसको कहा जाता है। इस वर्ग में सभी रोग आते हैं। ठीक है, संसर्ग रोग जो है ना, इसके अंतर्गत सभी रोग आते हैं। जो रोग ग्रस्त पशु के स्वस्थ पशु के संपर्क में आने से स्वस्थ पशुओं में भी फैल जाता है, जैसे पशु प्लेग हो गया, गलघोटू हो गया इत्यादि। छूत से फैलने वाले संसर्ग रोग, सभी रोग जो है संक्रामक होते हैं, लेकिन सभी संक्रामक रोग जो है छूत से फैलने वाले नहीं होते। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है संसरोग के बारे में, ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे संक्रामक रोग। ठीक है, चलिए संक्रामक रोग क्या होता है, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो संक्रामक रोग क्या होता है, इस वर्ग के रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी तथा प्रोटोजोआ द्वारा जो है फैलते हैं। यह रोग रोगग्रस्त पशुओं के संपर्क में रहने वाली वस्तुओं के द्वारा भी जो है स्वस्थ पशु में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना भाई, जो संक्रामक रोग होते हैं ना, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, वायरस, परजीवी तथा प्रोटोजोआ द्वारा जो है ये संक्रामक रोग फैलता है। इसके बाद हम चलते हैं पेचिश। तो पेचिश के बारे में क्या बोला गया है, यह रोग एक परजीवी द्वारा जो है फैलने वाला रोग है। ठीक है, परजीवा के द्वारा जो है पेचिश का रोग फैलता है, जो कि गर्मी के दिनों में अधिकतर फैलता है। ठीक है, इस रोग का जीवाणु बड़ी आंत में रहता है और पशु में दस्त उत्पन्न करता है। यह बीमारी गाय, भैंस तथा कुकुट, मुर्गी के छोटे बच्चों में जो है फैलती है। ठीक है, पेचिश वाला रोग जो है आप याद रखना किस किस में फैलता है। पेचिश वाला रोग गाय में फैलता है, भैंस में फैलता है तथा कुकुट के छोटे बच्चों में जो है यह रोग फैलता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है बीमारी का कारण भी दिया गया है, आइए इसको देख लेते हैं बीमारी का कारण क्या है। ठीक है, तो बीमारी का कारण क्या दिया गया है, यह परजीवी कोक्सीडियम जर्नाई के द्वारा जो है फैलता है। ये डायरेक्ट याद रखना भाई, बीमारी का कारण, ये जो दस्त यहाँ पे लिखा गया है ना, पेचिश यहाँ पे लिखा गया है, ये पेचिश का कारण बोला गया है। पेचिश किस कारण फैलता है, परजीवी कोक्सीडियम, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, जर्नाई के द्वारा फैलता है। यह परजीवी गोबर में पाया जाता है, जो कि बड़ी आंत पर आक्रमण करता है। इन जीवाणुओं की स्पोरोजाइट अवस्था जो है छूत फैलाने का कार्य करता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा पेचिश रोग जो है भैंसों और गायों में किसके कारण जो है फैलता है, तो आप बताएंगे पेचिश रोग जो है जानवरों में, भैंसों और गायों में, यह परजीवी कोक्सीडियम जर्नाई के द्वारा जो है फैलता है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे यहाँ पे अफारा रोग के बारे में दिया गया है। अफारा के बारे में तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। अफारा क्या होता है, पेट फूल जाता है इसमें। ठीक है, जो गैस बनती है ना अंदर, गैस हमारे अंदर भी बनती है, हमारे को भी कई बार अफारा हो जाता है। हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं ना, इनो अफारा में ही लेते हैं, वो एक ही चीज है। ठीक है ना, तो अफारा के बारे में बात कर लेते हैं। पशुओं में भी अफारा की बीमारी होती है। पेट की बीमारियों में यह रोग अधिकतर होता है। गीला हरा चारा, सड़ी गली चीजें खाने से जो है पशु के पेट में गैस भर जाती है, जिससे कि पशु का पेट फूल जाता है और बाईं कोख पर उंगली मारने पर जो है ढोल की सी आवाज आती है। यह रोग पशु को एकदम या धीरे धीरे भी होता है। पेट में गैस भरने के कारण फेफड़ों पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे कि सांस लेने में इतनी कठिनाई होती है कि कभी कभी तो जो है पशु मर भी जाते हैं। तो याद रखना, अफारा जो है वैसे तो छोटा रोग है, लेकिन कई बार जो है गैस इतनी बढ़ जाती है कि इस अफारा रोग में जो है पशु की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं बीमारी का कारण। अब ये बीमारी का कारण क्या है, अफारा रोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो पशुओं को सड़ी गली चीजें, बदबूदार पानी देने, वर्षा में नए उगे हुए जहरीले चारों का खाना, गर्मी एवं वर्षा में ज्यादा देर तक भीगे दाने खाना, पाचन क्रिया का खराब होना, खाने की नली में रोक होना, पशु को चारा एवं पानी पिलाकर काम लेना या फिर भगाना और एक ही करवट से काफी देर तक लेटे रहना आदि इस बीमारी के कारण है। ये सारे कारण किसके हैं भाई, ये सारे कारण जो है अफारा रोग के हैं भाई। ठीक है, अफारा रोग के कारण है, ये रोग के कारण। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ना, कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी ना। जो बच्चा देख रहा है कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है, या फिर जो मैं बोल रहा हूं या फिर लिखा हुआ आपको समझ नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो प्लीज बता दीजिएगा। मैं बिल्कुल आपके तरीके से काम करूंगा, जो आपको समझ आए, जो बिल्कुल आपको आसान लगे। ठीक है, तो ये बीमारी का कारण किसका है, अफारा रोग के ये कारण है। अब हम बात कर लेते हैं कब्ज की। भाई पशुओं में कब्ज भी होता है। ठीक है, तो पशुओं में कब्ज होता है, देख लेते हैं। यह भी पशुओं का जो है आम रोग है। इसमें पशु का चारा ठीक प्रकार से नहीं पचता है। आप सभी जानते हैं, अगर पशु जुगाड़ी नहीं करेगा तो खाना पचेगा नहीं।
खाना नहीं पचेगा तो वो कब्ज हो जाएगी, अंदर जो उसकी जो पोटी होती है पशुओं के, जो गोबर होता है वो टाइट निकलेगा, ठीक है, उसमें पशु को दर्द भी होता है, ठीक है, उसे कब्ज हो जाता है। पशु को गोबर नहीं आता है, जो आता है वह सख्त बहुत आता है, ठीक है। सेम प्रॉब्लम इंसानों को भी ऐसी ही प्रॉब्लम होती है भाई कब्ज की, ठीक है। इसमें बीमारी का कारण क्या है, कब्ज किस कारण होता है, तो सूखा भूसा या चारा देकर काफी देर तक पानी न पिलाना, पहले रूमेन व तीसरे पेट ओजम में चारे का फंस जाना और काम लिया जाना आदि कारणों से जो है यह रोग होता है, ठीक है। ये कारण किसके हैं, ये कारण किसके हैं, ये कारण है कब्ज के, ठीक है। डोंट वरी, इस पीडीएफ को ऐसे ही मैं सेव कर दूंगा, ऐसे ही ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अतिसार। अतिसार क्या होता है, डायरिया होता है, ठीक है, अतिसार रोग, ठीक है। अतिसार, दस्त, पेट चलना, तीनों एक ही चीज है, आइए देख लेते हैं। इस बीमारी में पशु पानी की तरह पतला गोबर करता है। दस्त लगने के कारण पशु कमजोर हो जाता है। यदि चिकित्सक सही समय पर ना की जाए, मतलब चिकित्सा या डॉक्टर ना बुलाया जाए, तो पशु जो है मर भी सकता है भाई, ठीक है। मरे नहीं है, मर रहे भाई, मर सकता है, ठीक है, मर सकता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कारण भाई। अतिसार डायरिया किस कारण होता है, खराब चारे से होता है। दाने एवं पानी का देना होता है। आंतों में खराश का होना, सूखे चारे के बाद कच्चे हरे चारों का देना, कच्चे हरे चारों का देना, पेट में कीड़ों का होना। ये सभी कारण किसके हैं, तो ये सभी कारण किसके हैं, अतिसार के हैं, ठीक है, अतिसार के, अतिसार के कारण है, अतिसार के, ठीक है, डायरिया जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं भाई खुजली। खुजली भी होती है भाई पशुओं को, चलिए खुजली के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यह बीमारी एक छूतदार है, ठीक है, जो एक पशु से दूसरे पशु में शीघ्रता पूर्वक पहुंचती है। मतलब जो खुजली होती है ना, एक पशु से दूसरे पशु में जो है होती है। यह रोग खुजली के कीटाणु द्वारा फैलता है। यह रोग सभी पशुओं तथा मनुष्यों में फैलता है। इस रोग के परजीवी त्वचा में 1/8 से 1/2 के फासले पर छेद बना देते हैं और इनमें अंडे दे देते हैं। रोग उत्पन्न होने पर इन स्थानों पर फुंसी बन जाती है। इसके बाद इन भागों में तेज खुजली होती है और खुजाने पर इनमें जो है मवाद पड़ जाती हैं। तो ये खुजली होती है भाई पशुओं में, ठीक है। खुजली का ये एक छोटी सी डेफिनेशन आप जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, अब कारण देख लेते हैं भाई। कारण, खुजली के कारण क्या क्या होते हैं भाई, तो जल्दी से फटाफट खुजली के कारण देख लेते हैं। यह 4 प्रकार के कीटाणुओं द्वारा फैलता है भाई। पशुओं में जो खुजली होती है ना, वो 4 प्रकार के कीटाणुओं के द्वारा फैलती है। कौन कौन से 4 प्रकार के कीटाणु है, पहला कीटाणु है सोरोपटेस कम्युनिस। दूसरा कीटाणु कौन सा है, कोरियोपेटस सिम्बियोटिस। तीसरा कीटाणु कौन सा है, डेमोडेक्स फालिकुलोरम। और चौथा कीटाणु कौन सा है, सार्कोपटस स्केबी, ठीक है। तो ये चारों कीटाणु आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, निम्नलिखित निम्न दिए गए, निम्न क्या बोलेगा, ऑप्शनों में से, ऑप्शन को क्या बोलेगा, निम्न कथन में से, ठीक है, कथन ही लिख लो। निम्न न कथन नहीं बोलेगा यार, ऐसे लिखेगा, निम्न कीटाणु में से, निम्न कीटाणु 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 कीटाणुओं में से किससे खुजली नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। 3 ऑप्शन आपको एक दे देगा और चौथा ऑप्शन कोई ऐसा दे देगा। तो ये चारों ऑप्शन जो है आपको याद करने बेहद जरूरी है, ठीक है। तो इन चारों के कीटाणुओं के द्वारा जो है खुजली एक पशु से जो है दूसरे पशु में फैलती है। और इनमें जो सबसे अंतिम है ना, ये वाला सार्कोपटस स्केपी, कम बीमारी फैलती है, कम, इनमें सबसे अंतिम जो है कम बीमारी फैलती है, परंतु फैलने पर सबसे भयंकर भी यही होती है, क्योंकि इस बीमारी के कीटाणु त्वचा में घुस जाते हैं। अतः इन बाहरी दवाओं का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। सबसे खतरनाक वाला कीटाणु है भाई, ये यहां पे लिख देता हूं, सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक कीटाणु, ठीक है, सबसे खतरनाक ये कीटाणु हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ, अच्छा जू प्रकोप आगे भी है क्या, चलिए कोई नहीं, इनको भी देख लेते हैं। जू प्रकोप देख लेते हैं भाई, ठीक है। जू प्रकोप के बारे में, जू तो देखा होगा ना, जानवरों में जू, चिच्चड़ बोलते हैं अपने हरियाणा में, यहाँ पे है ना, चिच्चड़ बोलते हैं भाई, चिच्चड़ कैसे लिखते हैं, चिच्चड़, चिच्चड़,
चिचड़ लग गया भाई पशुओं को। तो वही है जू प्रकोप, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया, जो पशुओं के शरीर पर पाए जाते हैं तथा उनका रक्त व लसिका द्रव्य चूसकर हानि पहुंचाते हैं। पालतू पशुओं में जो है जू की निम्न प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है एक एक करके बता देता हूं। हिमेटोपाइनस यूरिस्ट्रंस नामक जो है ये जू पाई जाती है। ठीक है, हिमेटोपाइनस ब्रूफेलाई नाम की जू पाई जाती है। ठीक है, लिग्नोथेस ओलिवस नाम की जो है जू पाई जाती है। और ये क्या है, लिनोगथस पिडोलिस नाम की जो है ये जू पाई जाती है। बड़ी ही अजीब नाम है यार। और लिनोगेनेथेस स्टेपोसिस, बड़ी यार मेरी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है, गलत हो सकती है, बस आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अच्छे से अपने दिमाग में बैठ लेना। ठीक है, डोंट वरी, मैं बताने वाला हूँ। माइक्रोक्रोथियस क्वेमली नाम की जो है जू पाई जाती है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं किस प्रकार की जू है किस जानवर पर पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी है, हिमेटोपाइनस यूरिस्टन नाम की जो जू है इसे साधारणतः शार्ट नोज्ड केटिल लाउस कहते हैं। यह जाति गोवंश पर जो है पाई जाती है। तो ये जो जू है ना भाई, ये जो जू है ये जो गायों की प्रजाति है ना उस पर ये प्रजाति पाई जाती है। सबसे बड़ी जू है। ठीक है, गायों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जू की प्रजाति है। पशुओं की गर्दन, सिर, पूंछ व पूंछ इनमें ये मुख्यतः पाए जाते हैं। इसके अंडे खाल व बालों पर चिपके रहते हैं। शीतकालीन के अंतिम माह फरवरी में मार्च में इनका जो है प्रकोप सबसे अधिक रहता है। यह जाति पशु का रक्त चूसती है तथा पशु में रक्तहीनता जो है पैदा करती है। ठीक है, गायों का जू हमने देख लिया। अब हम किसका देखेंगे, अब हम भैंसों का जू देखेंगे। हिमेटोपाइनस ब्रूफेलाई ये जो जू है ना ये किस में फैलती है, ये भारतवर्ष में जो है भैंसों पर जो है ये जू पाई जाती है। लिग्नोथेस ओविलस ये जू किस पर पाई जाती है, यह जाति जो है भेड़ों पर पाई जाती है। इसे साधारणतः भेड़ की शरीर जू या नीली जू या फेल लाउस कहते हैं। इनका शरीर जो है नीले रंग का होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। ठीक है ना, आपको याद करने पड़ेंगे, कैसे ही कर लो। ठीक है, बस 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना, पीडीएफ को देख लेना, अपने आप अपने दिमाग में जो है छप जाएगा। लास्ट टाइम हम क्या करेंगे, आपके एग्जाम के नियर बाई हम क्या करेंगे, आपके जो एमसीक्यू मैं कराऊंगा ना, डोंट वरी इनको भी ऐड करने वाला हूं और फिर आपको पता चलेगा ये जो थ्योरी हमने यहां पर पढ़ी थी ना कितने काम की थ्योरी ये थी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे क्या बोला गया है, लिग्नोथस पेडिलिस ये जू है, ये जो है भेड़ों की जू है जो टांगों व पैरों पर पाई जाती है, इसीलिए इसे पाद जू जो है कहते हैं। ठीक है, लिग्नोथस स्टेनोपिसिस की बात करूं तो भारतवर्ष में बकरियों के शरीर पर जो है यह जू पाई जाती है। और माइक्रोथेरिसल कोमेली नाम की जू जो है यह ऊंट पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है यहां पर खत्म हो गई है। मैंने आपको बता दिया है किस जो है 1 सेकंड, किस पशु पर कौन सी जू पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। तो ये सारे जानवर, इतना ऐसा तो है नहीं भाई मैंने कोई 50-60 जानवरों की जू बता दी है, नॉर्मली 5-7-10 जानवरों के बताए होंगे, 10 के भी नहीं बताए, तो इनको अच्छे से कर लेना भाई, पहले ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये आज हमारा कौन सा पार्ट था, ये एनिमल हस्बेंड्री का जो है हमारा चौथा पार्ट था। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री का 4th पार्ट था। अब नेक्स्ट वीक शनिवार को हम क्या करेंगे, कुक्कुट पालन करेंगे। ठीक है, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट होगा, ये हमारा 5वां पार्ट होगा। डोंट वरी, ज्यादा से ज्यादा आपकी जो है 15 क्लास होगी, 15 क्लास तो मैं लूंगा भी नहीं, 10 से 15 के बीच में। ठीक है, 10 से 15 के बीच में ये कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री जो है मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। इतनी तो क्लास लगेंगी यार, देखो सिलेक्शन लेना ना, इतना तो आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, डोंट वरी, इससे पहले ही मैं करवाने की कोशिश करूंगा। ये 15 वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता HSSC में कोई क्वेश्चन जो है इससे बाहर जाएगा। ठीक है, हमारे ज्यादा तो आता नहीं है, 5 से 7 नंबर की जो है एनिमल एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आती है, तो इतने से जो है वो सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका एक एक जो कमेंट आप करते हो ना वो सच में बताऊं मेरे को इतना मोटिवेट करता है, और मेरे को जो है मोटिवेट करता है कि मैं और दमदार जो है कंटेंट आपके लिए ढूंढ के लेके आऊं। ठीक है, तो बस आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, कोई कमी है तो बिना झिझक के वो भी बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है ना,
बस इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों के साथ, या फिर जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो। टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।